हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो है हमारी मैथ की पेडागोजी की क्लास। ठीक है। इससे पहले आपकी मैथ की जो पेडागोजी की पहली क्लास हो चुकी है, ये आपकी सेकंड क्लास है। ठीक है। इस क्लास में हम पेडागोजी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने मैथ की, हिंदी की, ईवीएस की और साइकोलॉजी की पेडागोजी की क्लासेस भी ले चुकी हूँ। तो वो क्लासेस भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं आपको सीटेट की पांचों सब्जेक्ट कराने वाली हूँ। अभी हम क्या है, पेडागोजी कर रहे हैं, फिर मैं मैथ के आपके न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगी। तो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे हम देखते हुए बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। मतलब कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो गणित पढ़ाता है टीचर, तो उसका पढ़ाने का मेन मकसद क्या होता है। ठीक है। तो पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ज्यामिति की परिमेय और उनके परिणामों को सर्जन करना। कहने का मतलब यह है जो मैथ में ज्यामिति होती है, उनकी जो प्रमेय होती हैं, उनको पढ़ा देना, या उनके जो रिजल्ट निकलता है वो पढ़ा देना गणित का उद्देश्य है एक शिक्षक का। बी है कि बच्चों को गणित समझने में सहायता करना, यानी कि जो बच्चे हैं वो गणित को अच्छी तरीके से समझ सके इसलिए उनकी मदद करना। सी है उपयोगी क्षमता का विकास करना, यानी कि जितना यूजिंग में आती है मैथ, उसकी क्षमता का विकास कर देने के लिए मैथ को पढ़ाना चाहिए। डी है बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। क्या है, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो इन चारों ऑप्शन में हमें जो बेस्ट ऑप्शन है उसको चूज करना होता है। पेडागोजी आप कोई सी भी कर ले, हमें क्या होता है अपने चारों ऑप्शंस में से जो बेस्ट ऑप्शन होता है हमारे क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग वही चुनना होता है। तो इन चारों में जो बेस्ट क्वेश्चन है वो है हमारा डी। देखो, डी में कहा है कि बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, यानी कि बच्चों की तार्किक विकास करना। गणित का प्रतिभाओं का विकास करने का मतलब ये है कि बच्चा जहाँ भी गणित का यूजिंग हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है या उपयोग कर रहा है, उनकी प्रतिभाओं में बहुत ही ज़्यादा विकास करना। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया है। ठीक है। तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। यानी कि जो गणित की पाठ्य पुस्तक यानी कि किताब होती है, उसमें एक होता है अभ्यास समय। अभ्यास का समय का मतलब होता है प्रैक्टिस टाइम। ठीक है। को समावेशित करने का उद्देश्य क्या है, मतलब प्रैक्टिस समय को जोड़ने का किताब में क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि बच्चों को मस्ती व आनंद प्रदान कराना, यानी कि जो बच्चों को सिखाने के लिए जब हम प्रैक्टिस करा रहे हैं तो उससे क्या होनी चाहिए, बच्चों को मस्ती आनी चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, इसलिए कराते हैं। या फिर बी है कि दैनिक जीवन कार्यों में बदलाव लाना, यानी कि जो दैनिक जीवन है, जीवनचर्या है, उसमें हम क्या करें, रूटीन में उनका चेंज कर देंगे, किससे, प्रैक्टिस करवा के मैथ की। सी है समय का बेहतर सदुपयोग करने के लिए, यानी कि जो समय होता है बच्चों के पास में, अपना एक्स्ट्रा टाइम होता है थोड़ा बहुत, उसका क्या करते हैं, उसमें हम बेहतर उनका सदुपयोग कर से, इसलिए हम अभ्यास को उसमें ऐड कर रखा है। डी है अधिगम के अवसर प्रदान करने के लिए। क्या है, अधिगम। चौथा ऑप्शन क्या है हमारा, अधिगम के अवसर प्रदान करने के लिए। अधिगम का मतलब होता है ग्रहण करना या सीखना। तो हम क्या करेंगे, अगर बच्चों को अभ्यास करा रहे हैं तो क्या करें, उन्हें अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो देखो, इसमें जो चार ऑप्शन है, वैसे देखने में आपको चारों ऑप्शन बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे और सभी बेस्ट लग रहे होंगे, लेकिन हमें क्या है, इनमें अपना एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो है हमारा सी। देखो, सी में कहा का समय का बेहतर सदुपयोग करने के लिए। देखो, बच्चों के पास क्या होता है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करा सकते हैं मैथ की। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें प्रैक्टिस कराने पर ही क्या होता है, बच्चों को अच्छी तरीके से आता है। वैसे हमारे जो तीनों ऑप्शन हैं उसमें हमारा डी भी बहुत अच्छा है कि अधिगम के अवसर प्रदान करने के लिए किया जाता है, ये भी बेस्ट है। लेकिन इसमें क्या है, अभ्यास समय को कहा गया है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है समय का बेहतर सदुपयोग करने के लिए। ठीक है। हमें क्या लगता है, पेडागोजी में चारों ऑप्शन ठीक लगते हैं, लेकिन क्या होता है, हमें अपना बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। तो इसमें क्या है, राइट आंसर हमारा डी है। अब बढ़ते हैं अब अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। थर्ड है कि प्राथमिक कक्षा में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। मतलब कि जो प्राथमिक कक्षा होती हैं उसमें जो गणित के रचनात्मक मूल्य यानी जो क्रिएटिविटी होती है बच्चों के अंदर, उसका मूल्यांकन करने के लिए क्या उद्देश्य है, कि बच्चे का जो हम टेस्ट लेते हैं टीचर्स, उसका क्या उद्देश्य होता है। जैसे कि आपने एक एक्टिविटी करवाई गणित को लेकर के बच्चों से क्लास में, कि भाई आपको एक चार्ट पेपर तैयार करना है प्रमेय का, किसी को जोड़ घटाने के सवाल का एक चार्ट पेपर तैयार करना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसे एवेल्युएट कर रहे हैं यानी कि उसका टेस्ट ले रहे हैं। तो उसका टेस्ट लेने का क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है अधिगम और शिक्षण में कमी को पहचानना, यानी कि जो बच्चों को सिखाया गया है वो कैसा उसने सीखा है या उसमें क्या कमी है, इसलिए हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं उसे पहचान करने के लिए। बी है सामान्य कमी व गलतियों को पहचाना, यानी कि जो नॉर्मल उनकी छोटी मोटी गलतियां होती कमी होती उनको पहचानने के लिए हम उनका टेस्ट ले लेते हैं। सी है बच्चों को कक्षा में ग्रेड पे रैंक देना। देखो ये मैं पहले भी आपको बता चुकी, किसी भी बच्चे को ग्रेड पे रैंक देने का कोई अधिकार नहीं होता टीचर का। क्योंकि अगर हम उसे ग्रेड और रैंक दे देते हो तो क्या होता है, हम उस पर ठप्पा लगा देते क्या कौन सा बच्चा हमारा पास करने लायक है, कौन सा हमारा फेल करने लायक है। तो ऐसा किसी भी टीचर को नहीं करना होता है, इससे बच्चा डीमोटिवेट होता है पढ़ाई में। डी है कि क्रियाकलाप के ज्ञान और प्रतिभाओं की परीक्षा, यानी कि जो क्रिया करी है बच्चों ने, एक्टिविटी दिखाई है अपनी टेस्ट में, उसका ज्ञान और प्रतिभाव की हमने क्या है परीक्षा करने के लिए उसका मूल्यांकन करते हैं। देखो चारों ही ऑप्शन इसमें बेस्ट लग रहे हैं। पेडागोजी की यही खास बात होती है कि इसके सारे ऑप्शन क्या लगते हैं, हमें बेस्ट लगते हैं। लेकिन हमें क्या है, अपना बेस्ट आंसर चूज करना है, क्योंकि इसमें पूछा गया है लाइन रचनात्मक मूल्यांकन की, तो हमें इसी को देखते हुए आंसर को चूज करना है। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर है वो है इसका फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, अधिगम और शिक्षण में कमी को पहचानना है। कहने का मतलब यह है जो बच्चों ने सीखा है और हमने उसे सिखाया है उसमें क्या कमी रह गई है उसकी पहचान करने के लिए हम टेस्ट लेते हैं। देखो स्कूल में टेस्ट होते हैं, वार्षिक परीक्षाएं भी होती है, अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी कराई जाती है। तो परीक्षा लेने का मेन मोटिव क्या होता है, कि बच्चे ने कितना सीखा है, इसीलिए हम क्या करते हैं उनका टेस्ट लेते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ए, ठीक है। पेडागोजी में एक खास बात ये होती है, अगर हमने क्वेश्चन पढ़ लिया और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है ये हमने जान लिया तो हम ऑटोमेटिकली क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं कि हमें सेम अच्छे लगते हैं लेकिन हमें अच्छा नहीं देखना है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसी का हमें राइट आंसर देना होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी टेट में आपका पैडागोजी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, ठीक है। अगर हमने पैडागोजी को अच्छी तरीके से तैयार कर लिया तो हमारा आधा पेपर तो क्या होता है, पैडागोजी से ही निकल जाता है। कुछ फैक्चुअल चीजें हैं वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक गणित के संप्रदायों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का प्रयोग करती है, ठीक है, और बच्चों को चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है। मतलब कि एक टीचर है गणित की जो कुछ संप्रदायों को सिखाती है, यानी कि कुछ चीजें सिखा रही है गणित में बच्चों को। तो खोज परक उपागम, देखो खोज परक का मतलब होता है कि बच्चों से कहा जा रहा है कि भाई ऐसी गिनतियां बताओ जो सिर्फ 2 के टेबल में आती हैं, या फिर ऐसी गिनतियां बताओ हो जो सिर्फ 9 के टेबल में आती है। तो बच्चे क्या करेंगे, खोज करेंगे, ठीक है, देखेंगे कौन कौन सी गिनती है। तो ऐसे उपागम का उपयोग करती है और बच्चों को चर्चा में शामिल करती है। तो सारे बच्चों को क्या है, मतलब उसने क्लास में बोल दिया कि तुम्हें 3 के पहाड़े में जो जो शब्द आते हैं वो बताने, किसी को दे दिए कि 9 के पहाड़े में कौन कौन से वर्ड आते हैं वो आपको बताने। तो वो क्या हुए, बच्चे चर्चा में शामिल हो गए। तो वह इसी युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है। तो अब हम अपने ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन तो हमने जान लिया। ए है गणित शिक्षण में उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, यानी कि जो गणित है उसको पढ़ाने के लिए और उच्च उद्देश्य की प्राप्ति यानी कि बेस्ट परफॉर्मेंस की प्राप्ति के लिए हम उसको वो इसलिए कर रही है। बी है बच्चों में व्यावहारिक क्षमताओं के विकास के लिए। व्यावहारिक क्षमता का मतलब ये होता है जो उसके व्यवहार में है, यानी कि जो उसका बिहेवियर है उसकी क्षमताओं को विकास करने के लिए करती है। या फिर सी के विभिन्न प्रकार की तार्किक सोच विकसित करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है
वो है हमारा सी। सॉरी, इसमें फोर्थ जो था वो ऐड नहीं कर पाई थी मैं। तो विभिन्न प्रकार की तार्किक सोच और विकसित करने के लिए। देखो आपने दोनों ऑप्शन पढ़ लिए। वैसे ये बात भी ठीक है कि गणित शिक्षण में उच्च उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, उद्देश्य प्राप्त करने के लिए ही तो हम पढ़ाते हैं गणित को। लेकिन बच्चों में व्यावहारिक क्षमताओं, लेकिन व्यावहारिक क्षमताओं को सिखाकर क्या हम उसे और भी अच्छा बेहतर बना सकते हैं? लेकिन इसमें पूछा गया था क्वेश्चन में कि वो ऐसा क्यों करती है, वो खोज परख, खोज क्यों करवाती है बच्चों से। खोज कराने का मैटर ये होता है कि वे विभिन्न प्रकार की तार्किक, तार्किक का मतलब होता है रीजनिंग। अब बच्चा दिमाग से सोचेगा, ठीक है, दिमाग लगाएगा, तर्क करेगा कि वो कौन कौन से शब्द हैं, तभी तो चूज करेगा। क्योंकि 3 में और 9 में कॉमन शब्द आ जाते हैं एक तरीके से, ठीक है, कुछ सम और विषम भी आते हैं इसलिए। तो सोच को विकसित करने के लिए वो ऐसा कर रही है। क्योंकि जब टीचर कोई क्वेश्चन पूछा तो बच्चों ऑटोमेटिकली उस पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। इसलिए वो क्या कर रही है, खोज परख कार्य को दे रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा, सी हो जाता है। अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेडागोजी आपकी किसी भी, उसकी ले लीजिए आप, सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छी होती है अगर हमें क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं तब। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। क्या है वैदिक गणित? ठीक है, इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए होता है? कहने का मतलब ये जो वैदिक गणित होता है, वैदिक गणित का मतलब ये है जो पहले के जमाने में गणित पढ़ाया जाता था। देखो पहले के जमाने में जो गणित पढ़ाया जाता था वो ऐसे नहीं पढ़ाया जाता था कि कॉपी किताबें ली और पढ़ाना शुरू कर दिया। उसमें क्या होता था, जो विद्वान होते थे वो पहले बोल बोल कर सिखाते थे बच्चों को। ठीक है, तो आजकल क्या हो रहा है, जो प्राइमरी बच्चों को क्या होता है, बोल बोल के गणित के पहाड़े सुनाए जाते हैं। गणित के बोल बोल के पहाड़े बच्चे बोलते तभी तो सीख पाते हैं। तो आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। यही तो कराया जा रहा है आजकल प्राइमरी स्कूल में। और इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए? तो ऐसे जो बोल बोल कर सिखाया जा रहा है बच्चों को, तो वो इससे किसका विकास, किस किस विषय में उनका क्या विकास हो रहा है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है ए, बच्चों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ। परिकलन प्रक्रिया की समझ का मतलब ये होता है कि बच्चा एक्टिविटी किस प्रकार से कर रहा है उसकी समझ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। देखो जब बच्चा बोल रहा है तो वो एक्टिव है, ठीक है, नहीं बोल रहा है तो वो एक्टिव है। बी है, बच्चों के गणित में समस्या समाधान कौशल, यानी कि जो बच्चों की समस्या होती है उसमें समाधान कौशल को सिखाने के लिए, यानी कि दो और दो चार उसे आ गया तो वो समस्या का समाधान करने के लिए कराया जा रहा है। सी है, बच्चों की गणित में एकाग्रता, यानी कि गणित में उनका बहुत ही ज्यादा अच्छे से ध्यान होना। डी है, गणित में गणना के कौशल और गति। ठीक है, तो आपको से चारों ऑप्शन में जो बेस्ट ऑप्शन है वो है हमारा डी। देखो डी कैसे है, गणित में गणना के कौशल और गति। देखो गणना के कौशल का मतलब ये होता है, देखो कौशल की बात कर लेते हैं। कौशल का मतलब होता है बहुत अच्छी अच्छी स्किल। ठीक है, अगर आप कोई काम सीख रहे हो तो उसमें क्या होना चाहिए, हमारी स्किल्स को बेहतर होना चाहिए, हमारे हुनर को बेहतर होना चाहिए। तो गणना के कौशल, अगर बच्चों को जोड़ना घटाने की गणना आ जाती है तो वो क्या करेगा, उसका विकास होगा। और गति का मतलब क्या हो, उसकी स्पीड। एक बच्चा धीरे सीखता है, एक बच्चा तेज सीखता है। ठीक है, अगर आप एक बच्चे से पूछते हैं भाई दो और दो कितने होते, तो एक तो जल्दी से आंसर दे देता है 4, एक थोड़ा देर से देता है। तो क्या होता है, जो वैदिक काल में हम पढ़ा पढ़ा के सिखा के बच्चों को सिखाते हैं तो उनके माइंड में सेट हो जाता है, तो उनका कौशल का विकास होता है और जो उनकी स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि रीना गणित की एक अच्छी शिक्षक बनना चाहती है, यानी कि एक टीचर है रीना जो गणित की बहुत अच्छी टीचर बनना चाहती है। गणित की अच्छी शिक्षक बनने के लिए जरूरी है कि उसके पास, और अगर वो गणित की अच्छी टीचर बनना चाहती है तो उसके पास क्या क्या हुनर होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो ए है, अच्छा संप्रेषण कौशल, यानी कि अच्छा बोलना आना चाहिए। बंद अंत वाले प्रश्नों को ज्ञान अच्छा होना चाहिए। बंद अंत वाले प्रश्न का मतलब क्या होता है, यानी कि सिर्फ एक ही आंसर उत्तर दे देना। ठीक है, अगर मैंने किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछा
तो मतलब बच्चे ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा तो मैं सिर्फ उसका एक ही आंसर दे दूं, कोई अलग वे ना बताऊं उसके आंसर निकालने के लिए, ऐसा हुनर होना चाहिए टीचर के पास। या फिर बी है, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणा, ज्ञान, समझ और योग्यता। सॉरी, इसमें दो ऑप्शन नहीं ऐड कर पाए थे, तो मैं आपको बता दूं जो इसमें राइट आंसर है वो बी है। बी कैसे है वो भी जान लेते हैं। देखो इसमें लिखा है गणितीय विकास वस्तु का वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणा। जब हम बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो उसके वास्तविक जीवन से जोड़ देते हैं, तो क्या होता है वो अच्छे से सीख जाता है। ठीक है, जैसे हमें सिखाना है बच्चों को जोड़ना, ठीक है, कि बच्चों 5 और 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो ठीक है, ये हो गया। और अब मैं बच्चों से कह दूं कि बच्चों, बेटा आप जैसे आपकी क्लास में दो बच्चे हैं तो उनसे बोलो कि बेटा रोहन के पास 5 रुपए हैं, आपके पास भी 5 रुपए हैं, और दोनों ने पैसे इकट्ठे कर लिए तो कितने रुपए हो गए, तो बच्चा कहेगा 10 रुपए। तो ऐसा क्या हो गया, उसके रियल लाइफ से उसको जोड़ दिया, तो वो क्या करता है ऐसे ऐसे सीख जाता है जल्दी से। जैसे अब मान लो गुणा सिखानी है तो उनसे कहेंगे बेटा एक टॉफी 5 रुपए की, तो 10 टॉफी कितने रुपए की हो गई। तो ऐसे करके जब हम सिखाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं जल्दी से सीख जाते हैं। तो ये गुण होना चाहिए एक टीचर में। सी टेट का एग्जाम भी हमसे यही कहता है कि तुम एक अच्छे टीचर बनने के लिए एबिल हो या नहीं हो, इसीलिए इस एग्जाम को कराया जाता है। ठीक है, तो पेडागोजी इसमें बहुत मस्ट है, और जो बेस्ट ऑप्शन है वही हमें उसमें चूज करना होता है। तो बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 3 में गुणन की इकाई में मूल संकल्पना है। यानी कि कक्षा 3 है, प्राइमरी कक्षा में जो तीन कक्षा होती है उसमें के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो कक्षा 3 में गुणन की इकाई में मूल संकल्पना, यानी कि जो गुणा कराई जाती है बच्चों को, गुणा सिखाई जाती है, उसमें जो इकाई का मूल होता है उसकी क्या संकल्पना होती है उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, यानी कि गुणा का क्या महत्व है कक्षा 3 में, क्या महत्व है ये पूछा गया है। तो दो अंकीय संख्याओं को अंकीय संख्या से गुणा करना है, यानी कि जो दो अंक होते हैं, 2 और 2 ले लिए, उन्हें गुणा करना सिखाना होता है। गुणा का ये महत्व होता है कक्षा 3 में। बी है, गुणन के गुणधर्म, क्रम, गुण और समूह गुण, यानी कि जो गुणा करने का तरीका होता है, कैसे क्रम से करना होता है, कैसे इसे समूह में रखना होता है, वो सारा ज्ञान कराना चाहिए। जैसे हम जब गुणा कराते तो पहले किससे गुणा करनी चाहिए, किस तरीके से गुणा करनी चाहिए, ये सिखाना महत्व होता है कक्षा 3 में। फिर सी है, गुणन पर आधारित शब्द समस्या, यानी कि जो गुणा पर आधारित शब्द समस्या होती है उनको समझाना होता है। डी है, 3 अंकीय संख्याओं को 10 से गुणा करना, यानी कि 3 अंक लिख दिए उसे 10 से गुणा करना सिखा दिया, हो गया गुणा। क्या ये करना चाहिए? तो जो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है हमारा बी। बी कैसे है, गुणन के गुणधर्म क्रम, यानी कि गुण को बताना चाहिए कि गुणा का करने का महत्व क्या होता है, ठीक है, रीजन क्या होता है, और उसे करने का तरीका क्या होता है। तभी तो बच्चों को गुणा आ पाएगी, चाहे वो कक्षा 3 में हो या कक्षा 4 में हो। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन हमारा हो गया इसमें बी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यानी कि एक टीचर है, उन्होंने भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों को किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए किया। भिन्न क्या होती है, जो बटे में संख्या होती है, यानी क्यू अपॉन एफ, कुछ भी कह सकते, पी अपॉन क्यू में जो होती है 1/2 होती है, भिन्न में कहलाती है। तो एक शिक्षक ने कहा कि इसकी एक सूची बनाओ। तो ये संकेत करता है कि यानी कि ये संकेत कर किस बात पे संकेत करता है, टीचर क्या सिखाना चाहता है बच्चों को। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, सोचने के उच्च स्तर को, यानी कि बच्चा कहाँ तक सोच सकता है, उच्च स्तर को जानने के लिए टीचर ने उसे ये काम दिया है। बी है, विश्लेषणात्मक सोच के लिए, यानी कि वो कैसे अलग अलग कर सकता है अपनी इन भिन्नों की इकाइयों को, इसलिए। ये सी है, तिरवी में आकाशीय सोच को, यानी कि जो 3 तरीके की सोच होती है, आकाशीय सोच होती है, उसे बढ़ाने के लिए। डी है, सोचने के निम्न स्तर को, क्या है, सोचने के निम्न स्तर को। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी। अब डी कैसे ये भी इसको जान लेते हैं। सोचने के निम्न स्तर का मतलब ये होता है, अब बच्चों को उन्होंने भिन्न पढ़ाया कि 1/2 में होता है, ये 1/3 होता है, तो ये सीरीज ही तो लगाई जा रही है
पहले सीरीज तो लगाई जाएगी, यानी कि बच्चा कैसे सीख रहा है, उसने कितना सीखा है, उसके निम्न स्तर को जानना चाह रहा है टीचर। उच्च स्तर को नहीं, निम्न स्तर को जानने के लिए उसने ये सवालों से दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, डी हो गया है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ये आपके आ चुके क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसमें ये क्वेश्चंस रखे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सन 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। देखो, एक आपका एनसीएफ टॉपिक है, ठीक है, वो टॉपिक मैं आपको कराऊंगी। इस एनसीएफ टॉपिक में आपके मैथ में भी पूछा जाता है, ईवीएस में भी पूछा जाता है, साइकोलॉजी में भी पूछा जाता है, और आपकी हिंदी में भी पूछा जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा सन 2005 है एनसीएफ का, तो वो मैं आपको कराऊंगी। लेकिन अभी हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है चुनौतीपूर्ण समस्या को हल करना, यानी कि एक रूल बनाया है गवर्नमेंट ने एक तरीके से कि ये बच्चों को सिखाने के लिए होना चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि गणित की लंबी आकृति, यानी कि गणित है उसमें हमें लंबी आकृति पढ़ानी है बच्चों को। तो वो संकेत क्या करती है, चुनौतीपूर्ण समस्या को हल करना। बी है गणित के खेलों का सृजन। देखो, गणित में कोई खेल थोड़ी ना कराते बच्चों को, ठीक है। फिर है सी, हस्त सिद्ध अनुभव प्रदान करना, यानी कि जो बच्चा खुद से सीखता है, अपने हाथ से जो काम करके सवाल को सॉल्व करता है, वो प्रदान करने के लिए। या फिर डी, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका डी है। डी कैसे, वो भी जान लेते हैं। एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। देखो, लंबी आकृति का मतलब क्या है, पहले ये जान लो। क्या है लंबी आकृति? लंबी आकृति का मतलब ये होता है, जब आप स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, मिडिल पॉइंट से करोगे, पॉइंट से लेकर तभी तो ऊपर जाओगे। तो एक संकल्पना बनाओगे, फिर दूसरी संकल्पना। आप पहले प्लस जानोगे, फिर आप जोड़ना जानोगे, फिर माइनस करना जानोगे, फिर गुणा करना जानोगे, फिर डिवाइड करना जानोगे। तभी तो एक लंबी रेखा बन पाएगी, तभी तो एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बन पाएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, डी हो गया। मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा सन 2005 है, ये आपका इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इससे डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आना ही आना है। तो इस क्वेश्चन को, यानी कि इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा। तो डी हमारा राइट आंसर हो गया है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10। इसमें गणित की शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। फिर से वही बात हो रही है, जो गणित पढ़ाने का मेन मकसद क्या होता है टीचर का, ये इसमें पूछा गया है। तो सबसे पहला ए ऑप्शन है कि सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, यानी कि बच्चों को सवाल मतलब सॉल्व करना आ जाना चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, गणित पढ़ाते हैं, ठीक है। बी है सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना, फॉर्मूले रटवा देते हैं बच्चों को तो गणित वो सीख जाएगा, इसमें ऑप्शन में कहा गया है। सी है तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, यानी कि कॉग्निटिव थिंकिंग। अगर वो दिमाग से रीजनिंग लगा के अपनी सोच को बढ़ा रहा है तो वो गणित सीख रहा है। डी है समस्या हल करने की क्षमता का विकास करना, मतलब कि बस उसे सवाल सॉल्व करना आ जाना चाहिए, इसीलिए एक टीचर बच्चों को मैथ पढ़ाता है। तो जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, सी है। देखो, इसमें साफ साफ दिख रहा है तार्किक ढंग। तार्किक ढंग का क्या मतलब होता है, दिमाग से सोचना। अगर वो कोई भी क्वेश्चन कर रहा है तो जरूरी नहीं है उसे फॉर्मूला याद होगा तभी उसे तरीका होना चाहिए। तार्किक ढंग का मतलब होता है अलग अलग तरीकों से बच्चों को एक ही सवाल को सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। गणित को एक अच्छी तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए, गणित को जीवन लाइफ से जोड़कर अपने सॉल्व करना आना चाहिए। तो क्या होगा, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना ही क्या है, गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। तो सी हमारा क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया है। अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन क्या किया जाता है। देखो, मूल्यांकन यानी कि एवोल्यूशन हम क्यों करते हैं बच्चे का, वही वाली टेस्ट वाली बात बता देती हूँ कि हम टेस्ट क्यों करते हैं बच्चे का, टेस्ट क्यों लेते हैं या परीक्षा क्यों लेते हैं बच्चे की। तो ए है उपलब्धि की जांच करने के लिए,
कहने का मतलब ये है जो बच्चों को पढ़ाया है उसकी जांच करने के लिए कि हमने कितना पढ़ाया है। बी है अस्पष्ट अवधारणाओं का पता लगाना, यानी कि जो स्पष्ट ही नहीं है अवधारणा उनका पता लगाने के लिए। कक्षा में उन्नति करने के लिए, मतलब कि बस इसलिए टेस्ट कर रहे हैं कि वो बच्चा जो उन्नति कर रहा है या नहीं कर रहा है क्लास में। डी है प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए, यानी कि कंपटीशन के लिए कि कौन बच्चा आगे है और कौन बच्चा पीछे है, कौन बच्चा फेल है और कौन बच्चा पास है, इसलिए करते हैं मूल्यांकन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, आप बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए है, उपलब्धि की जांच करने के लिए, यानी कि बच्चे ने कितना सीखा है यही तो टेस्ट करते हैं हम। अब आपने एक चैप्टर पढ़ा है, आपने क्या करा, उसका टेस्ट ले लिया, तो इससे पता चल रहा है कि वो बच्चों को वो चैप्टर कितना समझ में आया है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, यानी कि उसका टेस्ट लेते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 + 3 इज इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि 5 और 3 कितने होते हैं। इस सम्मित उत्तर प्रश्न का मुक्त उत्तर प्रश्न होगा, यानी कि सिर्फ ये दे दिया है, अब इस पर हमें प्रश्न बनाना है बच्चों के लिए कि इसका प्रश्न क्या होगा। ये तो सिंपल आपने लिख दिया 5 + 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लेकिन इस पर प्रश्न क्या बन सकता है। तो ए ऑप्शन है कि 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए, या तो एक ये हो सकता है। बी हो सकता है 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो। ठीक है, फिर ये है कि कोई ऐसी दो संख्या बताएं जिनका योग 8 है, यही तो होगा। फिर है कि 5 और 3 का योग क्या होगा, तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर। देखो इसमें सबसे बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें लिखा उत्तर प्रश्न का मुक्त उत्तर। मुक्त उत्तर हो, एक तो मुक्त उत्तर होता है, एक बंद उत्तर होता है। बंद उत्तर में क्या है, राइट एक ही आंसर मतलब क्वेश्चन बन सकता है। मुक्त उत्तर का मतलब होता है अलग अलग तरीके से इसके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछा मुक्त उत्तर प्रश्न कौन सा बनेगा जिसमें हम अलग अलग तरीके से उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है ना, मैं आपको बता देती हूँ, इसका राइट आंसर है सी। क्या है, सी। ऐसी कोई ऐसी दो संख्या बताए जिनका योग 8 है। तो ये ऑप्शन देखो, ये वाला तो इजी है, 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए, कोई भी बना देगा। 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि ताकि 8 प्राप्त हो, 3 तो इसमें दे ही रखा है, तो 8 का कोई महत्व नहीं बनता है। 5 और 3 का योग क्या होगा, फिर से वही वाली बात होगी ऊपर वाले ऑप्शन में। लेकिन मुक्त यानी कि अलग वे में जो क्वेश्चन बनना वो ये है कि कोई ऐसी दो संख्या बताएं जिनका योग 8 है। ठीक है, तो वो ये हो जाएगा, इसका मुक्त उत्तर प्रश्न है। ठीक है, तो ये थे आज की हमारी पैडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई होगी तो इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये थी आपकी मैथ की पैडागोजी। अब मिलते हैं हम अपनी अब आपकी जो क्लास होगी वो होगी आपकी हिंदी की पैडागोजी की क्लास। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।